गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 में लाइट चैप्टर में रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पर हो जाएगा R इज इक्वल टू 2f का डेरिवेशन आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्केव मिरर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, एक रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर 4 लोग मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले एक इंसिडेंट रे लानी, एक इंसिडेंट रे जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती हुई जाएगी। एक नॉर्मल ड्रॉ करना है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाएगा। जहाँ पर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है उसको हम लोग वाई मान लेते हैं। ये एक्स रेज थी और ये हम लोग मान के चलते जेड है। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जेड है। यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ आई, और ये होगा एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो डिस्टेंस होता है फोकस से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पी क्यू है। और इसमें अब हम लोग का बचा मिरर। तो मिरर एम और एन हम लोग के पास में इतना चीज़ हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है उसको पहले नोट डाउन करते हैं। गिवन क्या क्या है तो हम लोग देखना है कि पी क्यू क्या है। सबसे पहले मिरर से शुरू करते हैं। हमारे पास मिरर कौन सा है, तो एम ई एन, ये क्या है, कॉन्केव मिरर। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर आते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग का है पी क्यू, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हम लोग रेंज को मान लेते हैं। तो इंसिडेंट एक्स वाई, इंसिडेंट वाई जेड क्या होगा, वाई जेड यहाँ पर आएगा। वाई जेड है रिफ्लेक्टेड रे, एक फोकस या प्रिंसिपल फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आप प्रिंसिपल फोकस से लिख लीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और क्या बच रहा है इसमें, हाँ एंगल यहाँ पर आ रहा है। एंगल हम लोग मान के एंगल देख सकते हैं कौन सा है, तो एंगल एक्स वाई सी। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल सी वाई जेड। ये सी वाई एफ पर भी, एफ तक भी मान सकते हैं। सी वाई एफ, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
क्योंकि एक्चुअली हम लोग को रिफ्लेक्शन का एंगल बताना है, तो वो हम लोग यहाँ जेड तक नहीं लेकर के एफ तक, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो यहीं पर हो गया, तो इतना आगे हम लोग को जाने का जरूरत नहीं है। और क्या बच गया? अब हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हाँ, डिस्टेंस के बारे में लिखते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? फोकल लेंथ इसको कैसे डिनोट किया गया? स्मॉल एफ से, और पीसी या सीपी, ये क्या है? ये हम लोग का है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल आर से हमने डिनोट किया। इतना चीज हम लोग के पास दिया हुआ है, गिवन है। अब हम लोग स्टेटमेंट सबसे पहले लिखेंगे। तो स्टेटमेंट में क्या हो रहा है? तो देख रहे हैं कि एक्स इंसिडेंस, एक लाइट रे है एक्स जो कि इंसिडेंट है मिरर पर पॉइंट वाई पर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है, पासेस थ्रू फोकस। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होगा वाई पर। वहाँ से अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करें और उसको कंसीडर करते हैं कि वो नॉर्मल जो ड्रॉ कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जा रहा है, यानी पॉइंट सी से होता हुआ जा रहा है। चलिए लिख लेते हैं। Here a ray of light X incident to the mirror at point P, at point Y, at point Y. After reflection, it passes through focus, या पॉइंट F लिखेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे लिख लीजिए आप, जेड passes through कहाँ से पास करी? पॉइंट F। पॉइंट है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है पॉइंट जेड से, यानी यहाँ पर ये सरफेस हो गया ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करना है और उसको मानना है कि वो कहाँ से गुजर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है। ये जरूरी है, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जाएगी तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे? तो इसके लिए ये जरूरी है। हम लोग एक कंसिडर कर लेते हैं कि वो जो नॉर्मल ड्रॉ हो रही है और ये दोनों एंगल को बराबर करते हुए जो नॉर्मल ड्रॉ हो रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ड्रॉ ए नॉर्मल at point of incidence at point of incidence y which passes through, इसको कंसीडर करना, मानना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस y हो गया ऑन y, कंसीडर इट इज पासिंग थ्रू, यहाँ हम लोग लिखेंगे कंसीडर it is passes through the point C which is
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे डेरिवेशन इसका शुरू करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, तो सबसे पहले चीज़ जो गिवन है उसको, और जो चीज़ हम लोगों के पास है उसको सबको ड्रॉ लिखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो ही रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई सी इज इक्वल्स टू किसका हो जाएगा, सी वाई एफ के, सी वाई और एफ के इक्वल्स हो जाता है। छोटा कर दे ताकि दिक्कत नहीं हो। ये जेड है। तो हम लोग पहला चीज क्या देख रहे हैं, एंगल एक्स वाई और एक्स वाई सी इक्वल्स टू किसका हो रहा है, एंगल सी वाई एफ के। क्यों हो रहा है, तो हम लोग यह जानते हैं कि एंगल आई जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंग एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल आई है, अब देख लीजिए एक्स वाई सी जो है वो क्या एंगल आई है, और सी वाई एफ जो है वो क्या है, एंगल आर है। ये हो गया। तो इसको हम लोग पहला मान लीजिए कि ये पहला इक्वेशन हम लोग को मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद और क्या क्या चीज हम लोग इसमें देखेंगे, और क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ना, ये क्या है, दोनों अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये एंगल और ये एंगल ये कब बनता है, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उसको एक तीसरी जो लाइन है वो क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, जो दो पैरेलल लाइंस को अगर तीसरी कोई एक लाइन होती है वो इंटरसेक्ट करती है तो क्या होती है, ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाता है, यानी अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं कि एक्स वाई सी इज इक्वल टू क्या बन रहा है, वाई सी एफ, वाई सी एफ, वाई सी एफ। ये क्यों हो रहा है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि अल्टरनेट अपोजिट एंगल से ये एंगल्स, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करके मान लेते हैं। ये हम लोग पास दो इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग को कुछ इसमें सिमिलरिटीज दिख रही है कि दोनों में क्या है, इसमें भी एक्स वाई सी है, इसमें भी एक्स वाई सी, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। तो एंगल सी वाई एफ इक्वल्स टू एंगल वाई सी एफ हो गया। तो इसको भी हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन गया। अब आगे हम लोग करते हैं, अब एक चीज देखिए यहाँ पर, जब ये भी एंगल आई हो गया, मतलब ये एंगल हम लोग शुरू में देख चुके हैं कि ये और ये एंगल बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। और ये एक जब दोनों एंगल बराबर होगा तो ये साइड भी बराबर होगा, ये साइड सी एफ और एफ वाई या वाई एफ, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये एक तरह का ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया जब दो उसका एंगल बराबर होगा तो दो साइड भी इक्वल होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इस ट्रायंगल को लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है। तो इसको लिखेंगे हियर an isosceles triangle
फॉर्म एक आइसोट्रायंगल बन रहा है और उस ट्रायंगल का नाम क्या है, विच इज सी वाई सी एफ कर लो या सी वाई एफ। ये ट्रायंगल हम लोग के पास बन रहा है, विच इज यहाँ पर ट्रायंगल का साइन दे दिया, विच इज ट्रायंगल सी वाई एफ। ये हम लोग के पास एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब इसमें तो सिर्फ इन ट्रायंगल सी वाई एफ, इसमें हम लोग क्या क्या चीज देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल सेम, लिख लेते हैं दोनों को। वही हम लोग का थर्ड इक्वेशन भी था, सी वाई एफ, वाई सी एफ और सी वाई एफ। चलिए तीसरा इक्वेशन भी वही था हम लोग का, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ आ गया था, इसके बाद ये सब लिखने की जरूरत नहीं भी था, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिख देना, लिख दिए, ठीक हुआ। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एंगल सेम है, तो इसको लिखेंगे क्या होगा, सी वाई एफ इज इक्वल टू एंगल वाई सी एफ, ये हम लोग को मिला था। और तो जब ये दोनों मिल गया, दोनों बराबर है, तो मतलब ये जो यहाँ से सी से एफ का दूरी और एफ से वाई का दूरी, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग लिख लेंगे सी एफ इज इक्वल टू या वाई एफ इज इक्वल टू सी एफ। तो यहाँ पर वाई एफ है, तो पहले वाई एफ लिखिए, यहाँ पर सी एफ है, तो इसको सी एफ को लिखेंगे। ये हम लोग का मिला, क्योंकि साइड्स क्या होते हैं, दोनों का साइड बराबर होगा। ये हम लोग को मान के चलते हैं कि ये चौथा इक्वेशन भी हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अब अगली चीज पर आते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये हम लोग को मिल गया। अब हम लोग मान के चलते हैं कि इस मिरर का जो अपर्चर है, अपर्चर जो है वो क्या है, तो वो बहुत छोटा है। अब अपर्चर की बात आती है तो अपर्चर होता क्या है, अपर्चर होता है कि मिरर का वो पार्ट, वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो लाइट रेज के सामने एक्सपोज्ड होता है। मतलब अगर ये और ज़्यादा सीधा है, मतलब अपर्चर छोटा होने का मतलब ये नहीं हुआ कि ज़्यादा दब जाना, नहीं, ये क्या हो गया, और ज़्यादा खुला हुआ है मिरर, मतलब और ज़्यादा प्लेन है, ज़्यादा कर्व नहीं, और मतलब थोड़ा सा उससे सही हो जाए और सीधा हो जाए, तो इसी को बोलते हैं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि वी कंसीडर दैट the aperture of the mirror is very small जब छोटा रहेगा अपर्चर और कम होगा। तो अभी देखिए, अभी क्या हो रहा है कि ये डिस्टेंस अगर हम लोग एक छोटा सा ले लेते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ पर अगर मिरर है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर मान लो कि वाई पॉइंट था, अगर इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन वही अगर हमारा मिरर जो है ज़्यादा सीधा रहेगा, तब क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पर वाई है और यहाँ पर पी है, इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये ज़्यादा क्लोज हो जाएगा पी के। यहाँ पर जो ये डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं वो डिस्टेंस भी यहाँ पर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से सीधा तो होगा नहीं। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ऐसे कि ये जो अपर्चर है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आसपास में ये पॉइंट आ जाएगा। कहने का मतलब कि R=2f जो है उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग को जो मिरर है वो उस कम अपर्चर वाला, सबसे बहुत कम अपर्चर वाला मिरर हम लोग को लेना होगा। तो जब इसका अपर्चर बहुत स्लो होगा, तब स्लो करें, बहुत छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो
that the point y, तो इसमें क्या होगा, वेरी क्लोज, y इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट P। क्या हो जाएगा कि P के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर P कैपिटल लिखना होगा क्योंकि कैपिटल P है यहाँ पर लिखा होगा, तो यहाँ कैपिटल P लिखिए आप, पॉइंट P के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। तब क्या होगा हमारे पास, तो हम लोग इस तरह से उसको लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा। जब बहुत नज़दीक हो जाएगा मतलब एकदम बराबर में आ जाएगा तो हम लोग ये मान सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे किस तरह से, तो इसको लिखेंगे CF, ये जो डिस्टेंस है CF इज इक्वल टू क्या होगा, तो सॉरी यहाँ पर CF कहाँ से आएगा, YF इक्वल्स टू हो जाएगा PF के बराबर हो रहा है, ठीक है। और जो हम लोग का इक्वेशन आया था, इक्वेशन कहाँ पर आया था, ये वाला, तो ये वाला इक्वेशन में भी हम लोग देखे थे और कि यहाँ पर भी YF है और यहाँ पर भी YF है। तो बाई इक्वेशन 4 हम लोग चौथे इक्वेशन से क्या देखें, वी गेट बाई इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन लिख दीजिए, बाई यूजिंग इक्वेशन एंड बाई यूजिंग इक्वेशन, इसको ऐसा करके इसको 5 मान लो, आपका इक्वेशन ठीक रहेगा। तो ये नहीं लिखना पड़ेगा, बाई इक्वेशन तो डायरेक्ट यहाँ पर आप कर सकेंगे, बाई इक्वेशन 4 और 5, 4 और 5 से वी गेट, लोग क्या मिलने वाला, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ भी YF है और वहाँ भी YF है और यहाँ CF है और वहाँ पर PF है। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं CF इज इक्वल टू PF लिखा जा सकता है, ये चीज आ गया। अब जो रे डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नाउ बाई रे डायग्राम PF ये लिखने का जरूरत नहीं। अब CF को हम लोग कैसे बता सकते हैं, CF जो डिस्टेंस है, CF और PF दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि PC का डिस्टेंस, तो PC का डिस्टेंस बाई रे डायग्राम जो रे डायग्राम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो PC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, PC इज इक्वल टू लिख सकते हैं PF प्लस CF प्लस PF, CF प्लस PF, ये लिखा जा सकता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है उसको अगर लोग ये और ये CF का और PF का दूरी को दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना हमारे पास पूरा ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस लिखिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि CF और PF दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं CF इज इक्वल टू, CF की जगह पर PF का यूज करेंगे, PF प्लस PF और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि CF इक्वल्स टू ये आ गया। अब ये चीज जब हम लोग के पास आ गया है तो इसको और आगे बढ़ाइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना PC इज इक्वल टू 2PF, ये हो गया। अब हमारे पास क्या क्या चीज बच रहा है, तो साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे यहाँ पर, और साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए हम लोग देखेंगे कि कौन सा चीज कहाँ पर पुट हो रहा है। बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन और कॉन्केव मिरर,
क्वेश्चन बना लो 6 नंबर। ज़्यादा इक्वेशन बनाने से ऐसा नहीं कि टफ हो जाएगा, ज़्यादा इक्वेशन बनाने से आपको आपके लिए ज़्यादा क्लियर होगा कि हम कहाँ पर कौन सा इक्वेशन लेकर के चल रहे हैं और कहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा इक्वेशन दे रहे हैं। ऐसे इतना इक्वेशन का जरूरत है नहीं, 2 या 3 इक्वेशन में ही हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा इक्वेशन देने से उसका रीजन बस यही है कि कौन सा इक्वेशन का कहाँ पर यूज हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा। और कॉन्केव मिरर, पुटिंग द वैल्यू in equation 6 we get। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि पोल से लेफ्ट साइड में जो भी चीज होगा सब माइनस में होगा। तो पीसी क्या है, पीसी आर है, इसको हम लोग लिखेंगे। चलिए सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2pf था, यहाँ पर पीसी क्या हो गया, पीसी आर माना गया उसको, ये क्या हो जाएगा माइनस आर 2, और पीएफ को क्या माना गया, एफ माना गया, कि ये भी क्या आएगा माइनस एफ आएगा। तो अब हम लोग के पास क्या आ गया, हम लोग के पास आ गया माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 2एफ। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया आर इज इक्वल टू 2एफ। यही हम लोग को प्रूव करना था, यही निकालना था। तो ये हम लोग का पता चल गया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का दोगुना होता है। ये हम लोग को निकालना था, वो आपका डेरिवेशन यहाँ पर आ गया। इसको आप लोग देखिएगा फिर से, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उस पर ट्राई कीजिएगा। अगर उस पर नहीं होगा तो फिर हम उसको भी बताएंगे अगले वीडियो में। और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो पूछिएगा। इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा कि हाँ यहाँ पर कैसे होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।